नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। सो सेक्युलर स्टेट्स आर वाइडली सीन एज ट्रीटिंग रिलीजन एज ओनली अ प्राइवेट मैटर। सो माना जाता है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। सो दैट इज टू से दे रिफ्यूज टू गिव रिलीजन पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉग्निशन। सो इस कहने का ये मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं देते हैं। सो डज दिस मीन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेकुलर? तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारा भारतीय संविधान निरपेक्ष नहीं है? सो दिस डज नॉट फॉलो, ऐसा नहीं है। दो द टर्म सेकुलर वॉज नॉट इनिशियली मैंशनड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज बिन सेकुलर। जो ये जो धर्मनिरपेक्षता की शब्द है, जो सेकुलर वर्ड है, ये हमेशा हमारे ओरिजिनल संविधान में, जो हमारा शुरुआत का संविधान था, उसमें इसका जिक्र नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है। The mainstream Western conception of secularism means mutual exclusion of state and religion in order to protect values such as individual freedom and citizenship rights of individual. So, मुख्य धारा की जो पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित जो अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। So again, this is something you will learn more about in political theory. The term mutual exclusion means this: both religion and state must away from the internal affairs of one another. So हम देखते हैं पारस्परिक निषेध जो है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है? पारस्परिक निषेध, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इस शब्द का अर्थ क्या है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। Stay away from the internal affairs. The state must not intervene in the domain of religion. Religion likewise should not dictate the state policy or influence the conduct of the states. राज्य के लिए जरूरी है कि वो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वो राज्य की नीति में दखल ना दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। इन अदर वर्ड्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स दैट रिलीजन एंड स्टेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। सो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पारस्परिक निषेध का मतलब होता है धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड स्ट्रिक्ट सेपरेशन? ये जो एकदम अलग रखने की जो विचारधारा है, इसका क्या उद्देश्य है? सो इट इज़ टू सेफगार्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। द स्टेट्स विच लेंड सपोर्ट टू ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स मेक देम मोर पावरफुल देन दे ऑलरेडी आर। सो जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वो पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बना देता है। When religious organizations begin to control the religious lives of individuals, when they start dictating how they should relate to God or they should pray, individuals may have the option of turning to modern state for protecting their religious freedom. But what help would a state offer them if it has already joined hands with these organizations? To protect religious freedom of individuals, therefore, state must not help religious organizations. So धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के मुख्य धारा का जो उद्देश्य है वो तो मैंने आपको बता दिया। और जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वो ये बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से उपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिन राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा, है ना। इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों का सहायता ना करे। बट एट द सेम टाइम स्टेट शुड नॉट टेल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हाउ टू मैनेज देयर अफेयर। उसी साथ में जो राज्य हैं उसको ये भी नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए कि रिलीजियस अफेयर जो है वो कैसे मैनेज किए जाएंगे। दैट टू कैन थ्वाट रिलीजियस फ्रीडम, वो फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके खिलाफ हो सकती है, उसको बाधा पहुंचाती है। द स्टेट मस्ट देयरफॉर नॉट हिंडर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इधर। इन शॉर्ट, स्टेट शुड नाइदर हेल्प नॉर हिंडर रिलीजन।
तो इस संक्षेप में ये कहा है कि राज्य को न तो धर्म की मदद करे न उसे बाधा पहुंचाए। इंस्टेड दे शुड कीप देयर सेल्व्स एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम देम। इनफैक्ट मतलब हमें वास्तव में जो राज्य है उसको धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए के रखना चाहिए। दिस हैज़ बीन द प्रिवलेंट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। और ये जो पश्चिमी राज्य है, वेस्टर्न राज्य, उनके यहाँ ये जो सेकुलरिज्म है इसका यही मतलब है। कंडीशंस इन इंडिया वेयर डिफरेंट, है ना। भारत में थोड़ा सा जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। एंड टू respond to the challenge they posed, the maker of the constitution had to work out an alternative concepts of सेकुलरिज्म। तो हमारी चूंकि ये सिचुएशन डिफरेंट थे और इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, तो जो हमारे संविधान निर्माता है उसने कुछ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को इसमें डाला है। दे डिपार्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल इन 2 ways एंड फॉर 2 reasons। तो वो जो वेस्टर्न मॉडल था, धर्म का जो वेस्टर्न पश्चिमी मॉडल था, इससे 2 अलग रास्ते, 2 अलग मॉडल बताए हैं और जिनके 2 डिफरेंट कारण हैं। पहला है राइट्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स, धार्मिक समूहों का अधिकार। फर्स्ट, एज मेंशन्ड already, they recognized that inter-community equality was a necessary as equality between individuals। तो संविधान निर्माताओं को यह था कि समुदायों के बीच के बराबरी के जो रिश्ते हैं उनको उतना ही महत्व दिया जाए जितना 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जो बराबरी का रिश्ता है। दिस वॉज बिकॉज ए पर्सनस फ्रीडम एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेटस ऑफ आवर कम्युनिटी। सो ये इसलिए जरूरी था कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। If one community was dominated by another, then its member would also be significantly less free। अगर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करेगा तो इसके जो सदस्य होंगे वो उस तरीके से उनकी आज़ादी थोड़ी कम होगी। If on the other hand their relations were equal, marked by an absence of domination, then its member would also walk with dignity, self-respect and freedom। और इन सब चीज अगर दूसरे तरफ हम देखें तो अगर उनका रिलेशंस आपस में बराबर वाली बात होगी, उसमें कोई डोमिनेशन का एब्सेंस होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा होगा, तो उनके जो मेंबर्स होंगे वो डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक स्वतंत्रता, फ्रीडम के साथ मूव करेंगे। Thus, the Indian Constitution grants rights to all religious communities such as the rights to establish and maintain their educational institutions। तो भारतीय संविधान जो है वो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी को अधिकार देता है, जैसे कि राइट टू एस्टेब्लिश एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का और उसको मेंटेन करने का अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि समुदाय और इंडिविजुअल दोनों का, व्यक्तिगत और सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता दोनों। स्टेट्स पावर्स ऑफ इंटरवेंशन, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। सो सेकेंड, सेपरेशन इन इंडिया कुड नॉट मीन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। भारत में धर्म और राज्य का अलगाव अर्थ में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बिकॉज रिलीजियसली सैंक्शनड कस्टम्स सच एज अनटचेबिलिटी डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स ऑफ द मोस्ट बेसिक डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे संविधान, हमारे देश में जो धर्म से जुड़ा हुआ रिवाज था, मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। सच कस्टम्स वेर सो डीपली रूटेड एंड परवेसिव दैट विदाउट एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन देयर वाज नो होप ऑफ देयर डिसोल्यूशन, है ना। सो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बेसिकली व्यापक थी और इतनी गहरी पैठ बना रखी थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सो द स्टेट सिंपली हैड टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द रिलीजन। तो राज्य को रिलीजन को जो धर्म के अंदर जो अफेयर्स थे उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। एंड सच इंटरवेंशन आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव। और ये जो हस्तक्षेप है ये हमेशा नकारात्मक नहीं होते हैं। द स्टेट कुड ऑल्सो हेल्प रिलीजियस कम्युनिटीज बाई गिविंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन बाई देम। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को वह धन दे सकता है। Thus, the state may help or hinder religious communities depending upon the mode of action depending upon which mode of action promotes values such as freedom and equality। So basically, अगर जरूरत पड़े तो जो राज्य है वो धार्मिक समुदायों की मदद कर सकता है, बाधा भी पहुंचा सकता है और
जो जो इक्वालिटी और फ्रीडम का कितना इक्वालिटी और फ्रीडम को मेंटेन करने की स्वतंत्रता और समानता को मेंटेन करने के लिए जितनी जरूरत है उतना इंटरफेरेंस वो कर सकता है। इन इंडिया सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड स्टेट डिड नॉट मीन देयर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना। सो भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं है, बट rather principled distance, a rather complex idea that allows the state to be distant from all the religion so that it can intervene or abstain from interference depending upon which of these two would better promote liberty, equality and social justice। बहुत अच्छी बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि भारत में धर्म और राज्य का अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं है, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। ये क्या है, यह एक एक्चुअली जटिल विचार है, कॉम्प्लेक्स विचार है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है। राज्य सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है, ताकि क्यों, इसलिए ताकि वो अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे, है ना। यह इस बात पर निर्भर करता है वो कितना हस्तक्षेप करेगा और कितना बचा रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। सो वी हैव हिदर टू मेंशन 3 कोर फीचर्स, दीज कैन बी सीन एज द अचीवमेंट्स और आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी तक हम इन 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये हमारी संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। So first, our constitution reinforces and reinvents forms of liberal individualism। पहली बात तो यह कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। This is an important achievement because this is done in the backdrop of society where community values are often indifferent or hostile to individual autonomy। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्ता को बगैर महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अफोर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज। हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लगाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकारा है। The constitutional commitment to caste-based affirmative action program shows how much ahead India was compared to other nations। तो जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना एफर्मेटिव एक्शन के प्रति जो संवैधानिक वचनबद्धता है, इससे प्रकट होता है कि भारत दूसरों राष्ट्रों की तुलना में कितना आगे है। Can one forget that affirmative action program in US were begun after the 1964 Civil Rights Acts, almost 2 decades after they were constitutionally entrenched in India। तो यह भी सोचने वाली बात है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। So third, against the background of intercommunal strife, the Constitution affords its commitment to group rights, the right to expression of cultural particularly। तीसरा क्या है, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, ग्रुप राइट्स जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए हैं। So this indicates that the framers of our constitution were more than willing to face the challenges of what more than 4 decades later has to come to be known as multiculturalism। तो हमें इससे यह पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के नाम से जानी गई। सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सार्वभौम मताधिकार, है ना, सार्वभौम मताधिकार। सो 2 other core features may also be regarded as achievements, है ना। 2 अन्य केंद्रीय विशेषताओं को भी उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। फर्स्ट, it is no mean achievement to commit oneself to universal franchise, especially when there is widespread belief that the traditional hierarchies in India are congealed and more or less impossible to eliminate, and when the right to vote has only recently been extended to women and to the working class in stable Western democracies, है ना। सार्वभौम मताधिकार के प्रति जो वचनबद्धता है अपने आप में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है,
खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है और उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम में उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ स्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को अधिक मतदान का अधिकार काफी देर से गया था। So once the idea of a nation took root among the elite, the idea of democratic self-government followed. एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जब जगह बना ली तो इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। Thus Indian nationalism always conceived of a political order based on the will of every member of the society. भारतीय राष्ट्रवाद की जो धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद थी जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ले सिक्योरली विद इन द हार्ट ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो जो हमारा नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, उसके सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीच विचारों में एक है। As early as the Constitution of India Bill 1895, the first non-official attempt at drafting a constitution for India, the author declared that every citizen, that is anyone born in India, has the right to take part in the affairs of country and be admitted to public office. ये सोचने वाली बात है कि भारत के लिए अनौपचारिक रूप से जो संविधान तैयार करने का जो पहला प्रयास किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से 1895 में हुआ था। और इस पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे हर एक व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का अधिकार है। So the Motilal Nehru Report 1928 reaffirms this conception of citizenship, reiterating that every person of either sex who has attained the age of 21 is entitled to vote for the House of Representatives or Parliament. Thus, from very early on, universal franchise was considered as the most important and legitimate instrument by which the will of the nation was to be properly expressed. So जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो 1828 में आई थी, उसमें भी नागरिकता की इस धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु, है ना, अटेंड द एज ऑफ 21 वर्ष की आयु के हर एक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा में पैदा हुआ हो और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की हो अथवा जिसके पिता इस भूसीमा में जन्म हो या बस गए हों। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया जिसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म, संघवाद। So second, by introducing the article concerning Northeast, the Indian Constitution anticipates the very important concept of asymmetrical federalism. So पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेद 371 को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया है। Asymmetric federalism. We have seen in the chapter of federalism that the Constitution has created a strong central government, but despite this unitary bias of Indian Constitution, there are an important constitutionally embedded differences between the legal status and prerogatives of different subunits within the same federation. संघवाद से संबंधित अध्याय में हमने ये देखा और इस संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। Unlike the constitutional symmetry of American federalism, Indian federalism has been constitutionally asymmetric. अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। To meet the specific needs and requirements of some subunit, it was always part of the original design to have a unique relationship with them or to give them special status. So कुछ एक इकाइयों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ जो संबंध है वो अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए।
Under Article 371A, the privilege of special status was also accorded to the northeastern state of the Nagaland. So अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था. This article not only confers validity on pre-existing laws within the Nagaland but also protect local identity through restrictions on immigration. यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है. So many other states too are beneficiaries of such special provisions according to Indian Constitution. Then there is nothing bad about this differential treatment. बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है और भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है. So although the constitution did not originally envisage this, India is now a multilingual federation. Each major linguistic group is politically recognized and all are treated equals. हालांकि संविधान में मूल रूप से इस बात को नहीं कही गई, परंतु आज भारत एक बहुसंघिक संघ, बहुलैंगिक, बहुभाषिक संघ है, मल्टीलिंग्विक फेडरेशन है. हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इसे परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है. Thus, the democratic and linguistic federalism of India has managed to combine claims to unity with claims of cultural recognition. इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावों को एकता के दावों के साथ जोड़ने में सफलता पाई है. A fairly robust political arena exists that allows for the play of multiple identities and complement one another. तो भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है. नेक्स्ट इज नेशनल आइडेंटिटी. सो दस द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सेस ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी. संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है. In the chapter on federalism, you have studied how India strive to retain regional identities along with the national identity. So, it is clear from what is mentioned above that the common national identity was not compatible with the distinct religious linguistic identity. So, यह स्पष्ट होता है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी बनी अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइड टू बैलेंस दिस वेरियस आइडेंटिटीज. भारतीय संविधान ने इन दोनों पहचानों के बीच में एक संतुलन बनाने का कोशिश किया है. एट प्रेफरेंस वॉज गिवन टू कॉमन आइडेंटिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस. फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है. दिस इज क्लैरिफाइड इन द डिबेट ओवर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी विच द कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट्स. इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में जो हुई बहस उसमें स्पष्ट किया गया है. सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर नॉट रिजेक्टेड बिकॉज दे फोस्टर्ड difference between religious communities as such or because they endangered a simple notion of national unity but because they endangered the healthy national life. तो जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का सिस्टम था उसे सिर्फ इसलिए इस आधार पर नहीं कहा गया कि ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में कोई एक डिफरेंस पैदा करती है, बल्कि ये इसको इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि ये जो नेशनल यूनिटी है उसको उसके नेशनल हेल्दी लाइफ के लिए ये एक खतरा घासित हो सकता है. So rather than forced unity, our constitution sought to evolve true fraternity, a goal dear to the heart of Dr. Ambedkar. As Sardar Patel put in, the main objective was to evolve one community. So basically ये जो फोर्स्ड यूनिटी रेदर देन हम किसी पे ज़बरदस्ती यूनिटी करें, हमारा संविधान ट्रू फैटर्निटी, ट्रू भ्रातृत्वपन को इवॉल्व करने में विश्वास करता है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका एक ये बहुत ही उनके करीब था ये सोच, और हमारे सरदार पटेल इनका भी ऑब्जेक्टिव था कि एक कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी के रूप में इवॉल्व किया जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजरल अचीवमेंट्स. सो प्रक्रियागत उपलब्धि. All of these 5 core features are what might be called the substantive achievements of the Constitution. So ऊपर बताई गई जो पांचों विशेषताओं हैं उसको हमें संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है. However, there were also some procedural achievement. इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ उपलब्धियाँ प्रक्रियागत भी हैं. First, the Indian Constitution reflects a faith in political deliberation.
तो भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है, पॉलिटिकल डेलिब्रेशन में है। ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है। We know that many groups and interests were not adequately represented in the Constituent Assembly. But the debate in the Assembly imply show that the makers of the Constitution wanted to be as inclusive in their approach as possible. तो हमें ये पता है कि हमारे जो समूह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसमें सबकी समुचित नुमाइंदगी नहीं हो सकी। लेकिन इस सभा की बहसों से हमें साफ पता चलता है, जाहिर होता है कि संविधान निर्माताओं का नजरिया था कि यथासंभव सबको शामिल करने का प्रयास किया जा सके। दिस ओपन एंडेड अप्रोच इंडिकेट्स द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू मॉडिफाई देयर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस, इन शॉर्ट टू जस्टिफाई आउटकम्स बाय रेफरेंस नॉट टू सेल्फ इंटरेस्ट बट टू रीजंस। It also shows a willingness to recognize creative values in the difference and disagreement. तो यह खुलापन जो है यह संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थ की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तौल कर परखने के लिए तैयार है। इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते हैं। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट्स ए स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन, है ना। दीज वर्ड्स कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन शुड नॉट ऑलवेज बी सीन विद डिसअप्रूवल। तो दूसरे, इससे सुलह और समझौते के जज्बों का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखा जाना चाहिए। नोट ऑल कॉम्प्रोमाइजेज आर बैड, सभी समझौता बुरा नहीं होता है। इफ समथिंग ऑफ वैल्यू इज ट्रेडेड ऑफ फॉर मेयर सेल्फ इंटरेस्ट देन वी नेचुरली हैव कॉम्प्रोमाइज इन द बैड सेंस। स्वार्थ में अगर वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है। However, if one value is partially traded off for another value, especially in an open process of free deliberation among equals, then the compromise arrived in this manner can hardly be objected to, है ना। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता हो तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। वी मे लैमेंट दैट वी कुड नॉट हैव एवरीथिंग बट टू सिक्योर ए बिट ऑफ ऑल ऑल थिंग्स इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी मोरली ब्लेम वर्दी, है ना। हमें इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए परंतु है नहीं, फिर भी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से उंगली उठाने लायक नहीं है। Besides, a commitment to the idea that decisions on the most important issues must be arrived at consensually rather than by majority vote is equally morally commendable. So, संविधान सभा इस बात पर भी अडिग था कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वसम्मति सर्वानुमति से लिया जाए। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं दोस्तों, आलोचना, क्रिटिसिज्म, है ना। हमारे संविधान का जो क्रिटिसिज्म आलोचना है। So the Indian Constitution can be subjected to many criticisms, of which there may be briefly mentioned. First, that is it is unwieldy. Second, that is it is unrepresentative, and third, it is alien to our condition. So भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं, पर यहाँ संक्षेप में हम तीन की चर्चा करेंगे। पहला कि यह अस्त व्यस्त है, दिस इज अनविल्डी। सेकेंड, इट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव, ये सबकी नुमाइंदगी नहीं करता है, यहाँ सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। एंड थर्ड, इट इज़ एलियन टू आवर कंडीशन, ये हमारे स्थिति के अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है हमारे। So the criticism that it is unwieldy is based on the assumption that the entire constitution of a country must be found in one compact document. तो भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। बट दिस इज नॉट ट्रू ऑफ द कंट्रीज सच एज यूएस विच डू नॉट हैव ए कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है ना। द फैक्ट इज दैट ए कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी आइडेंटिफाइड विद ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट एंड विद अदर written document with constitutional status. So in the case of India, many such details, practices and statements are included in one single document and this has made the document somewhat large in size. सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है।
इसी तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जहां जिसे संविधान कहा जा सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, इन केस ऑफ इंडिया, है ना, संविधान के हैसियत से बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है और इस कारण से हमारा संविधान काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, काफ़ी लार्ज इन साइज हो गया। Many countries, for instance, do not have provisions for election commission or civil service commission in the document known as constitution. But in India, many such matters are attended to by the constitutional document itself. So, बहुत सारे देशों में संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद हैं। एक सेकेंड क्रिटिसिज्म द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज़ अनरिप्रेजेंटेटिव। हमारे संविधान का जो दूसरा क्रिटिसिज्म है ये अनरिप्रेजेंटेटिव है। डू यू रिमेंबर हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड? क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? एट दैट टाइम एडल्ट फ्रेंचाइज वाज नॉट एट ग्रांटेड एंड मोस्ट मेंबर्स केम फ्रॉम द एडवांस्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो डज दिस मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिप्रेजेंटेटिव? सो उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके के हैं। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी? सो हेयर वी मस्ट डिस्टिंग्विश टू कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वन दैट माइट बी कॉल्ड वॉइस एंड अदर द ओपिनियन। तो यहाँ जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के दो हिस्सों में फ़र्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज़ कह सकते हैं और दूसरे को हम राय कह सकते हैं। सो द वॉइस कंपोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना। The people must be recognized in their own language or voice, not in the language of the masters. So, नुमाइंदगी में आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज़ से होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज़ से। If we look at Indian Constitution from this dimension, it is indeed unrepresentative because members of the Constituent Assembly were chosen by restricted franchise, not by a universal franchise. तो अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी और मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे। However, if we examine the other dimension, we may not find this altogether lacking in the representations. So, अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। द क्लेम दैट ऑलमोस्ट एवरी शेड ऑफ ओपिनियन वाज represented in the constituent assembly may be a trifle exaggerated but may have something to it, है ना। If we read the debates that took place in the Constituent Assembly, we find that a vast range of issues and opinions were mentioned. Members raised their matters not only based on their individual social concerns, but based on the perceived interests and concerns of the various social sanctions as well. So, यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पूट जरूर है। यदि हम संविधान सभा की हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि संविधान में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। So, is it a coincidence that Central Square of every other small town has a statue of डॉक्टर अंबेडकर विथ ए कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये एक संयोग मात्र है कि आज शहर के हर एक नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान के लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? Far from being a mere symbolic tribute to him, this expressed the feeling among Dalits that the Constitution reflects many of their aspirations. So, यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। A final criticism alleges that the Indian Constitution is entire alien document, है ना। सो एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है, borrowed article by article from Western constitutions and sits easily with the cultural ethos of the Indian people. This criticism is often voiced by many. Even in the Constituent Assembly itself, there were some voices that echo these concerns. तो इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता है। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी।
हाउ फार इज दिस चेंज ट्रू, है ना? इट इज ट्रू दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मॉडर्न एंड पार्टली वेस्टर्न. Do you remember that in the first chapter we have listed the various sources from which our constitution borrowed? But in this chapter you have also seen that it was never a blind borrowing, it was innovative borrowing. Besides, as we shall see, this does not make it entirely alien, है ना? हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें मॉडर्न भी है, कुछ चीज़ें पार्टली वेस्टर्न भी है. एंड जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरे संविधान से बोरो किया है, बट अगर हम इस चैप्टर में देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमने ब्लाइंडली अंधे तरीके से हमने बोरो नहीं किया, अंधे तरीके से दूसरे संविधान से हमने नहीं उठा लिया. इट वॉज इनोवेटिव बोरोविंग, हमने एक इनोवेशन करते हुए इनको लिया है. बिसाइड्स दिस डज नॉट मेक इंटायरली एलियन, और इसके साथ ही ये सिर्फ पूरी तरीके से इसको एलियन नहीं कहा जा सकता है ना? सो फर्स्टली, मेनी इंडियंस हैव नॉट ओनली अडॉप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ थिंकिंग बट हैव मेड दिस देयर ऑन. सो बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो जो आधुनिक तरीका है उसे सिर्फ ऐसे ही नहीं अपना लिया है, उसे अपनी ज़िंदगी के साथ आत्मसात कर लिया है. फॉर देम वेस्टर्नाइजेशन बिकेम ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फिल्थ इन देयर ओन ट्रेडिशन. उनके लिए जो पश्चिमीकरण है वो अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका है. राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड दिस ट्रेंड एंड इट कंटिन्यूड टू दिस डे बाई दलित. और राजा राम मोहन राय ने ये चीज़ स्टार्ट किया था और यह आज भी दलितों के द्वारा जारी है. सो indeed, as early as 1841, it was noticed that the Dalit people of northern India were not afraid to use newly introduced legal system and bring suits against their landlords, है ना? तो सन 1841 में यह बात जाहिर हो गई थी कि उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहे जाने वाले दलित जो नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किए. सो दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ वॉज इफेक्टिवली अडॉप्टेड बाय द पीपल टू एड्रेस क्वेश्चंस ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस. तो इस तरह का जो आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. Second, when Western modernity began to interact with local cultural systems, something like a hybrid culture began to emerge, possibly by creating adaptation. So दूसरी, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई, है ना? और यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ तोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी. ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देसी परंपरा में ढूंढा जा सकता है. सो दिस क्लस्टर ऑफ न्यूली डेवलप्ड फेनोमेनन फोर्स्ड आउट वेस्टर्न मॉडर्न एंड इंडिजीनियस ट्रेडिशनल कल्चरल सिस्टम्स दैट हैव द कैरेक्टर ऑफ ए डिफरेंट अल्टरनेटिव मॉडर्निटी. जो पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के सहयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है. इन नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज, डिफरेंट मॉडर्निटीज emerged as non-Western societies tried to break loose not only from their own past practices but also from the shackles of a particular version of Western modernity imposed on them. Thus, when we were drafting our constitution, efforts were made to amalgamate Western and traditional Indian values. It was a process of selective adaptation and not borrowing. पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न जो बहुमुखी परिघटना का वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है, और गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा. उसी तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में भी परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था. यह संविधान सचेत चयन का और अनुकूल का परिणाम है, न कि नकल का परिणाम है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स लिमिटेशंस. हमारे संविधान की सीमाएं क्या है? सो ऑल दिस इज नॉट टू से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए परफेक्ट एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट. हम ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान एक तरह से संपूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है. गिवन द सोशल कंडीशंस विद इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, इट वॉज ओनली नेचुरल दैट देयर मे बी मेनी कंट्रोवर्शियल मैटर्स, दैट देयर वुड बी मेनी एरियाज दैट नीडेड केयरफुल रिविजन,
है ना। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है और इसकी इसमें कुछ मुद्दे विवादास्पद रह जाएं और ऐसी बातें बच जाएं जिनका पुनर्लोकन की जरूरत हो। सो देर आर मेनी फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस that have emerged mainly due to the exigencies of the time. Nonetheless, we must admit that there are many limitations of this constitution. इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान में कुछ सीमाएं हैं। सो लेट अस ब्रीफली मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संक्षेप में संविधान की जो सीमाएं हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। सो जो पहली बात यह है कि जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा है वो बहुत ही केंद्रीयकृत है। सेकेंड, इट अपीयर्स टू हैव ग्लोस्ड ओवर सम इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ जेंडर जस्टिस पर्टिकुलरली विद इन द फैमिली। इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। Third, it is not clear why in a poor developing country certain basic socio-economic rights were relegated to the section on directive principles rather than made an integral feature of our fundamental right. तीसरी बात यह स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बजाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया है। It is possible to give answer to these limitations to explain why this happened or even to overcome them. But that is not our point. We are arguing that these limitations are not serious enough to jeopardize the philosophy of the Constitution. तो जो संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं हैं कि ये संविधान के दर्शन के लिए कोई खतरा पैदा कर सके। तो ये दोस्तों यह चैप्टर फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन समाप्त हो गई है। सो दोस्तों कंक्लूजन में हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं और चैप्टर का अब हम निष्कर्ष ये पढ़ने जा रहे हैं। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इट इज़ दीज कोर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव दिस इज ए स्ट्रेचर ऑफ लीगल लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती है। लीगल प्रोविजंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट डिपेंड अपॉन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड फिलॉसफी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कानूनी प्रावधान और सांस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एक्सप्रेशन टू दिस फिलॉसफी। The institutional arrangement that we studied throughout this book are based on a core and commonly agreed vision. So, इस पुस्तक में हमने जिस सांस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके मूल में भविष्य के प्रति एक दृष्टि। That vision has historically emerged through our struggle for independence. इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्पन्न हुई है। The Constituent Assembly was the platform on which this vision was started, refined and articulated in legal institutional form. संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिकार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप का प्रदान किया है। So thus the Constitution becomes embodiment of this vision. Many people have said that the best summary of this vision or the philosophy of the Constitution is to be found in the preamble to the Constitution. तो इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपायित हुई है और बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अर्थात संविधान के दर्शन का जो सर्वोत्तम सार संक्षेप है वो हमारे संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल में निहित है। Have you carefully read the preamble? Apart from the various objectives mentioned in it, the preamble makes a very humble claim. So क्या आपने हमारे संविधान का ध्यानपूर्वक प्रस्तावना पढ़ा है और इसमें बहुत से उद्देश्यों का तो जिक्र है ही, साथ में एक विनम्र दावेदारी भी की गई है हमारे प्रियम्बल में। The Constitution is not given by a body of great man. It is prepared and adopted by we the people of India. संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया, इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोग के द्वारा हुआ है। Thus, the people are themselves the maker of their own destinies, and the democracy is the instrument that the people have used for shaping their present and future. है ना। इस तरह जनता स्वयं अपनी नियति की नियता है और लोकतंत्र एक साधन है जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। More than 5 decades since the Constitution was drafted, we have fought over many matters. We have seen that the courts and governments have disagreed on the many interpretations.
तो हम देखते हैं कि इतने सालों में आज़ादी के हमारे संविधान को अंगीकार करने के इतने सालों के बाद भी बहुत सारे मसले हैं जिसमें अदालतों और सरकारों के बीच में अनेक अनेक डिफरेंट व्याख्याएं हुई और उनके ऊपर असहमति भी बनी है। और कई बार द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव मेनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव फॉट बिटरली। बहुत बार राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में भी आपसी असहमति हुई है और राजनीतिक दल भी संविधान की विविध व्याख्याओं के आधार पर पुरजोर से आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। एज यू विल स्टडी नेक्स्ट ईयर आवर पॉलिटिक्स हैज़ बीन फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टकमिंग्स। तो अगर जब हम क्लास 12 जब पढ़ाएंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि हमारा जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, और उसमें बहुत सी समस्याएं और कमियां भी रही है। एंड एट इफ यू आस्क द पॉलिटिशियन ऑफ द और द कॉमन सिटीजन यू विल फाइंड दैट एवरीवन continues to share in that famous in vision embodied in the constitution. We want to live together and prosper together on the basis of principles of equality, liberty and fraternity, है ना। फिर भी अगर हम आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछेंगे तो पाएंगे कि हर संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं और समता, स्वतंत्रता और बंधुता के भावना के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। दिस शेयरिंग इन द विजन ऑफ फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वैल्यूएबल आउटकम ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In 1950, making of this constitution was a great achievement. Today, keeping alive the philosophical vision of that constitution may be our important achievement. है ना। सन 1950 में इस संविधान का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। सो दैट्स ऑल दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो गया, रेदर इन ये बुक खत्म हो गई है। क्लास 11th की ये इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ए वर्क, इसके सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो जय हिंद दोस्तों, दैट्स ऑल।